नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में जो ये 35 ऑब्जेक्टिव आपको दे रहा हूं, इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलना और याद भी करते चलना। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। बता दो आप लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। सदिश राशि है, अदिश राशि है, उदासीन राशि है या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब बता दो आप लोग। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई बराबर आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो कि एफ बराबर क्यू होता है। एफ बराबर क्यू होता है, ये आप लोग पढ़े हो। तो एफ क्या है तो हमारा फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा, और क्यू क्या है तो कूलम है तो चार्ज चार्ज है तो कूलम हो जाएगा। इसका अगर मात्रक पूछे तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूछे कि ये क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, यह एक सदिश राशि होता है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और भी मात्रक होता है जिसका नाम है वोल्ट प्रति मीटर। इसको भी आप लोग याद रखना। ये दोनों मात्रक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बताते चलो सही सही आंसर को चैट सेक्शन में, और सारे बच्चे लास्ट में बताना कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, बता दो विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आप लोग एक फॉर्मूला तो पढ़े हो, पहले तो आप लोग जानते हो कि भी द्वारा हम लोग विद्युत विभव को डिनोट करते हैं, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो कि विद्युत विभव भी बराबर जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। डब्ल्यू क्या है तो वाट का जूल हो जाएगा, और चार्ज का क्या होगा तो कूलम हो जाएगा, यानी कि जूल प्रति कूलम भी हमारा सही जवाब होता है। तो देख लो, एक हमारा वोल्ट है और दूसरा जूल प्रति कूलम है। उपरोक्त दोनों सही जवाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चों लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो कि विद्युत विभव का एक तो वोल्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है जूल प्रति कूलम होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है तो 1 जूल प्रति कूलम होता है। इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, चलिए, और ये भी आया है कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है तो डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। अभी मैंने बताया डब्ल्यू अपॉन क्यू, यहाँ देख रहे हो। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा नंबर सवाल। बता दो इसका सही जवाब। तीसरा नंबर सवाल ये रहा, बता दो 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। बताओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, बताएंगे सभी बच्चे। 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है, बता दो। 3 का करेक्ट आंसर तो वो होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा लो बच्चों, सही जवाब है। और ये सारा प्रश्न क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है। चलिए फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बताओ। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को चार्ज करते हैं, जब किसी वस्तु पे चार्ज दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बता दो। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ या घट सकता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। क्योंकि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज जो होता है हमारा, चार्ज हमारे 2 प्रकार के, एक होता है हमारा प्लस चार्ज और दूसरा कौन सा है तो माइनस चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो पांचवा नंबर सवाल का जवाब सभी बच्चे। विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच क्या संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र ई है और विद्युत विभव भी है, उसके बीच संबंध पूछा गया है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। ई बराबर फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, ई बराबर माइनस डीवी अपॉन डी एक्स होता है। ई बराबर माइनस डीवी अपॉन डी एक्स होता है। सभी बच्चे को याद होगा, जिसे हम लोग क्या तो विभव प्रवणता के नाम से भी जानते हैं। विभव, जिसको हम लोग विभव प्रवणता भी बोलते हैं, विभव प्रवणता भी बोलते हैं। अगर पूछे कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है तो माइनस डीवी अपॉन डी एक्स होता है। याद रखोगे। करेक्ट आंसर कौन सा होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न जो बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल।
ये रहा आपके सामने 6 नंबर सवाल का जवाब। बता दो आप लोग, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीले रंग का मान क्या होता है? बता दो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीला रंग के लिए पूछा गया तो मैंने ट्रिक बताया था, बीबी रोए जीबी, क्या बीबी रोए जीबी, बीबी किसके लिए रो रही है? तो जीबी के लिए भाई, नेटे नहीं रहेगा तो रोबे न करेगी। देखो बीबी मतलब, बी का मतलब ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। तो हम पहले जीरो से शुरू करते हैं। जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और कौन सा? तो 6 हो गया। तो देख लो, ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन के लिए 1 होता है, रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है, येलो के लिए 4 होता है, ग्रीन के लिए 5 होता है और ब्लू के लिए कौन सा होता है? तो 6 होता है। तो पीले रंग के लिए पूछा गया तो बता दो, येलो के लिए कितना? 4 लगा लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने 7 नंबर सवाल। जवाब बताओ इसका। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? नति कोण या फिर नमन कोण, एक ही बात हुआ। करेक्ट आंसर बता दो आप लोग। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री। कई बार मैं बता चुका है। करेक्ट आंसर कौन सा? तो डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 8 नंबर सवाल। जवाब बताओ इसका। बता दो, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होती है? बता दो आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होती है? 8 का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। तो ये अवमंदित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अवमंदित होता है। याद रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 9 नंबर सवाल। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 9 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। लेंज का नियम संबद्ध है, किससे संबंध है? लेंज के नियम का किससे संबंध है? तो ऊर्जा से होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऊर्जा से, यानी कि एनर्जी से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए और एक भी और भी पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? अगर पूछे कि kWh किसका मात्रक होता है, तो ये हमारा क्या होता है? ऊर्जा का होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का होता है। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 10 नंबर सवाल। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। बिजली के हीटर तथा इस्त्री में किस तार का उपयोग होता है? बता दो आप लोग, बिजली के हीटर तथा इस्त्री में किस तार का उपयोग होता है? बताएंगे सभी बच्चे। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। बिजली के हीटर तथा इस्त्री में किस तार का उपयोग होता है? वो कौन सा इस्त्री है भाई? वो कपड़ा प्रेस करने वाला जो इस्त्री होता है, उसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से। 10 नंबर का जवाब बता दो आप लोग। तो वो हमारा होता है नाइक्रोम का तार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 10 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 11 नंबर सवाल का जवाब। बता दो सभी बच्चे, 11 का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। फटाफट से बताएंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर, सभी बच्चे बता दो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? बता दो 11 का सही जवाब। 1 किलोवाट घंटा बराबर, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर लगाओ। और जितने भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हो, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो आप लोग, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे ही क्लास लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखो किलोवाट घंटा, अभी मैंने बताया कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि ऊर्जा का मात्रक होता है। और किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, ये पूछा गया है। यह होता है 3 × 6 × 10⁻6 जूल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल। ये रहा आपके सामने 12 का सही जवाब बताना सभी बच्चे। 12 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग फटाफट से। ये रहा 12 नंबर सवाल। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। दो समांतर तारों के विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, या फिर उस पर कोई बल नहीं लगते हैं, या फिर उसकी धाराओं को नष्ट करते हैं। क्या होता है बता दो। ये क्या करते हैं? तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 13 नंबर सवाल। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, तो कण का कार्यकारी बल क्या होगा? बता दो, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, तो उस पर कार्यकारी बल क्या होता है? बता दो आप लोग। 13 का सही जवाब क्या होगा? यह होता है 0। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 0 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। सभी बच्चे लगा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत अच्छा है। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 14 नंबर सवाल। बता दो इसका सही जवाब। एमीटर का स्केल अंकित रहता है, ये बहुत ही आसान है। एमीटर का स्केल किस में अंकित रहता है? तो एम्पियर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि
एमीटर होगा, एक होता है वोल्ट मीटर, वो वोल्ट मीटर के किस में होता है तो बता दो उसमें वोल्ट होता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 15 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो एम्पियर में होता है, एमीटर का एम्पियर में होता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग, 15 का सही जवाब बता दो। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जाती है, बता दो आप लोग, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, बता दो क्या वो कुंडली के फेरों की संख्या को घटाकर, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, कुंडली के क्षेत्रफल को घटाकर, या फिर प्रति एकांक ऐंठन को बढ़ाकर, क्या होगा इसका सही जवाब बता दो 15 का। यह होता है चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 16 नंबर सवाल, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, बता दो सभी बच्चे 16 का सही जवाब। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, वो होता है हमारा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा आप लोग। 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो 17 नंबर सवाल का जवाब। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का दो मात्रक होता है, दोनों मैं बता दे रहा हूं। अगर पूछे कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो एक हमारा होता है मीटर इनवर्स, और दूसरा कौन सा होता है तो वो होता है डायोप्टर। तो याद रखिएगा आप लोग, डायोप्टर दिया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर मीटर इनवर्स भी दे रहे तो उसको भी आप लोग लगा सकते हो। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो अभी सारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या होती है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी सारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या होती है, 18 का सही जवाब सभी बच्चे बताएंगे तो वो हमारा क्या होता है, घट जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी सारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता घट जाती है, 18 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने 19 नंबर सवाल, बता दो इसका सही जवाब। 19 का सही जवाब बताएंगे, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, बता दो आप लोग, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। 19 का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे, वो हमारा क्या होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक होगा तो उल्टा तो होगा ही। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी लगा लो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 20 का सही जवाब बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। 20 का सही जवाब बता दो, निकट दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। अब बता दो, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं रहना है। देखो निकट दृष्टि दोष वाली आंख जो है साफ साफ देख सकती है निकट की वस्तुओं को। कहाँ है ऑप्शन नंबर, कहाँ दिया गया, लगा लो, ऑप्शन सी में दिया गया, निकट की वस्तुओं को, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि वो दूर स्थित वस्तुओं को देख सकता है, निकट की वस्तुओं को नहीं, ऐसा होता है। आप लोग उल्टा मत समझिएगा, निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की वस्तुओं को वो क्या करेगा तो साफ साफ देख सकेगा, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकेगा। ओके चलिए जिसको दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या तो अवतल लेंस से बने चश्मे का यूज करते हैं, अवतल लेंस वाले चश्मे का यूज करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए क्या तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, वही क्वेश्चन पूछा गया जो अभी मैंने बताया। यहाँ पूछा जा रहा है क्या, निकट दृष्टि दोष वाली आंखें स्पष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार करती है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, या फिर बायोफोकल लेंस का, किस लेंस का यूज करती है बता दो। उत्तल लेंस क्या तो यह होता है दूर दृष्टि दोष के लिए, उत्तल लेंस क्या होता है तो दूर दृष्टि दोष के लिए, तो इसको आप लोग याद रखोगे, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है अवतल लेंस होता है। बेलनाकार क्या होता है, बेलनाकार होता है जरा दृष्टि दोष के लिए, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना, कहीं कॉपी में जगह होगा, जरा दृष्टि दोष के लिए क्या तो जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा तो बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। और ये बायोफोकल लेंस जो है ये अबिंदुकता को दूर करने के लिए होता है, अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग क्या तो बायोफोकल लेंस का यूज करते हैं। सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, जरा दृष्टि
दृष्टि दोष बेलनाकार लेंस और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस का यूज करते हैं, मैं बता चुका हूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 22 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है, विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब बताओ। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बताएंगे सभी बच्चे। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो आप लगाओगे सर ये तो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन एक चीज और भी पूछा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। अगर आपसे फोकस दूरी पूछे तब आप क्या लगाओगे? 2 सेंटीमीटर लगाओगे। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो आप 25 सेंटीमीटर लगाओगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये फोकस दूरी वाला अलग होता है, 2 सेंटीमीटर होता है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है? बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर बता दो, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है? तो वो बनता है ईथर कण के कंपन से। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 24 का ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न, अरे भैया इसको डिलीट करो। हाँ, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लो आपके सामने। ये रहा, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, क्या प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्नलिखित में कौन नहीं बदलता है? कौन सा है जो नहीं बदलता है? तो वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा लो आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल देखिए। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, तो सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलिए और सारे बच्चे हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, हमारे साथ गुनगुनाते चलिए, याद हो जाएगा क्लास में ही। देखिए ये क्वेश्चन क्या करा आपके सामने, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है वो हमारा ध्रुवण करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 26 का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 27 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, परमाणु के नाभिक में कौन अवश्य रहता है? तो वो होता है प्रोटॉन। करेक्ट आंसर ए है, 27 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, बता दो रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी हुई है किससे? बता दो रेडियो एक्टिविटी की जो घटना है वो किससे जुड़ी हुई है? न्यूक्लियस के क्षय से, इलेक्ट्रॉन के क्षय से, या फिर न्यूक्लियस के विखंडन से, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? बता दो 28 का करेक्ट आंसर वो होता है न्यूक्लियस के क्षय से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है 28 का। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? बता दो निम्नलिखित में कौन सा है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? वो हमारा तो फोटोन। करेक्ट आंसर डी है। आपको पता होना चाहिए कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। अगर पूछे कि फोटोन का विराम द्रव्यमान, अगर आपसे पूछे कि विराम द्रव्यमान क्या होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान अगर आपसे पूछा जा रहा हो तो आप लगा दीजिएगा सर ये तो 0 होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 30 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब। मूल गेट कौन कौन से होते हैं? मूल गेट यानी कि बेसिक गेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। सारे बच्चे को पता होना चाहिए मूल गेट कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा एंड होता है, एक होता है हमारा एंड और दूसरा होता है, और तीसरा कौन सा होता है? एंड और नोट होता है। एंड और नोट कौन सा? एंड और नोट कौन सा? तो ऑप्शन डी में दिया गया। एंड से हमारा नेंड बनता है, एंड से नेंड बनता है, और दिया गया है तो और से हमारा तो नोर बनता है, और से नोर बनता है, नोट तो है ही, इसी से हमारा सारा गेट बनता है। ये तीन सही, एंड और नोट, एंड और नोट याद रखिएगा आप लोग। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मैं बना के दिखा दे रहा हूं कौन सा सही है। सब में यहाँ 12 दिया गया है तो समझ लो एक ही है, तो एक का निकालेंगे तो हमारा सबका पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है। तो देखो 12 का निकालने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे 12 लिख दो। उसके बाद क्या करना है, तो भागा आना चाहिए सिर्फ आपको, तो लिख दो यहाँ पे। अगर 2 से भागा देते हैं तो 2 छक्का 12 होता है, तो हमारा कुछ नहीं बचा, 0 बचा। फिर 2 तिया के 6 बचा तो 0 बचा, कुछ नहीं बचा। फिर 2 एकम 2 और एक यहाँ पे लिख दो 1100, 1100 किसमें है? 1100। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए सही जवाब है। ऐसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो देख लो, यहाँ एक 1 है तो एक 1 लिखो, फिर 1 है तो फिर 1 लिखो, उसके बाद 2 0 है तो 2 0 लिख दो, और इस पे क्या लगाओगे? 2 लगा दो। यही हमारा द्विआधारी निकल के आता है, तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट
आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 32 नंबर सवाल। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है बता दो आप लोग। ये होता है 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 राइट आंसर है। 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 33 नंबर सवाल। 33 का सही जवाब बताओ सभी बच्चे क्या होगा। इसका राइट आंसर बता दो। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? क्षीणता को मापने के लिए वो होता है डेसिबल। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही जवाब है। क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। और सारे बच्चे एक बार क्लास को एक बार लाइक कर दो। सभी बच्चे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो क्लास को, सभी बच्चे एक बार लाइक करना। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, क्या कह रहा है देख लो। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? सभी बच्चे बता दो संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 35 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। प्रकाशयुक्त तंतु का सिद्धांत है। प्रकाशयुक्त तंतु का कौन सा सिद्धांत है? बहुत ही आसान सा सवाल है, बता दो। बहुत ही क्या है, इजी क्वेश्चन है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकाशयुक्त तंतु का सिद्धांत कौन सा होता है? वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? ये हमारा होता है टोटल इंटरनल। इंटरनल होता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। आप लोग याद रखोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए फिर आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज के क्लास में ऐसा ऑब्जेक्टिव था जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग लगातार पूछे जाते हैं ये सारे प्रश्न। इसलिए आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि सारे प्रश्नों को जरूर याद करके रखिएगा। ओके जी, तो मिलते हैं अगले क्लास में। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर टाइम टेबल एक बार बता दीजिए, कब कब पढ़ाते हो। एक हमारा क्लास होता है शाम के 7 बजे, एक होता है हमारा शाम के 7 बजे और दूसरा होता है शाम के 9 बजे। बस 2 क्लास होता है, दोनों को आप लोग ज्वाइन करा करो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली रूप से पूछा जाता है, इसलिए सारे बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़ा करो। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में।